हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। तो आज फिर से लेकर आए हैं अकाउंट का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि 2 नंबर और 5 नंबर में पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये ऊपर में सबसे ऊपर दिया गया है, ये मेरा चैनल का नाम है, आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें है लाभ हानि खाता और लाभ हानि खाते नियोजन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दोनों में डिफरेंस कुछ पॉइंट दिया गया है, जो कि 5 पॉइंट है, मानी 6 पॉइंट है। तो चालू करते हैं बिना देर किए हुए। फर्स्ट में है उद्देश्य, पर्पोज। यह 1 वर्ष की अवधि में अर्जित लाभ हानि के निर्धारण के लिए बनाया जाता है, यानी 1 वर्ष के लिए ही लाभ हानि खाता बनाया जाता है, यानी साल के लास्ट में P&L अकाउंट बनाया जाता है। और लाभ हानि नियोजन खाता, यह 1 वर्ष की अवधि में शुद्ध लाभ को साझेदार विभाजित करने के लिए बनाया जाता है। शुद्ध लाभ निकालने के लिए लाभ हानि नियोजन खाता यानी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। सेकंड में है तैयार करना, यानी प्रिपेरेशन। यह व्यापारिक खाता होता है, यानी ट्रेडिंग अकाउंट होता है। और यह व्यापारिक खाता बनाने के बाद बनाया जाता है, यानी ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद बनाया जाता है P&L अकाउंट। और P&L एप्रोप्रिएशन यानी लाभ हानि नियोजन खाता, यह लाभ हानि खाता यानी P&L अकाउंट बनाने के बाद बनाया जाता है। थर्ड पॉइंट है शुरू किया जाना, स्टार्ट्स विथ। यह व्यापारिक खाता बनाने के बाद बनाया जाता है, इसलिए यह व्यापारिक खाते के द्वारा दिखाए गए सकल लाभ यानी ग्रॉस प्रॉफिट शुरू किया जाता है। और P&L एप्रोप्रिएशन यानी लाभ हानि नियोजन खाता, यह लाभ हानि खाते बनाने के बाद बनाया जाता है, इसलिए यह शुद्ध लाभ हानि खाते हुए दिखाए गए शुद्ध लाभ हानि यानी नेट प्रॉफिट से शुरू किया जाता है। और फोर्थ पॉइंट है बेसिड ऑन यानी आधारित होना। यह साझेदार द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज के अतिरिक्त इस खाते को बनाते समय साझेदारी समझौते कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और P&L एप्रोप्रिएशन में यह खाता पूरी तरह से साझेदारी समझौते के प्रावधानों के अनुसार बनाया जाता है, अर्थात वह समझौते पर आधारित होता है। 5th पॉइंट है डेबिट मदे यानी आइटम्स ऑफ डेबिट। इस खाते में डेबिट की जाने वाली सभी मदे व्यय से संबंधित होती हैं, जिन्हें लाभ पर प्रभार यानी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं। इस खाते में डेबिट की जाने वाली सभी मदें फर्म के लाभों के नियोजन यानी एप्रोप्रिएशन से संबंधित होते हैं। 6 नंबर पॉइंट है मिलान सिद्धांति, मैचिंग प्रिंसिपल्स। लाभ हानि खाते बनाते समय मिलान यानी सिद्धांत के अनुसार किया जाता है। और P&L एप्रोप्रिएशन में यह लाभ हानि नियोजन खाते बनाते समय मिलान सिद्धांत पर ध्यान में नहीं रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है लाभ पर प्रभारों तथा लाभ में नियोजन में अंतर। डिफरेंस बिटवीन चार्जेज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। इसका भी कुछ पॉइंट है, जो कि 5 पॉइंट है, बेसिस पर 5 पॉइंट है। लाभ पर प्रभार और लाभ का नियोजन दोनों में 5 पॉइंट है। जो कि फर्स्ट में है नेचर यानी प्रकृति। इस अभिप्राय है यानी इसके अनुसार लाभ हानि के गणना करते समय व्यय को लाभ में से घटाया जाता है। और लाभ का नियोजन में इसका अभिप्राय है यानी इसके संबंध में फर्म का शुद्ध लाभ विभिन्न शीर्षकों में बंटवारा करना है। और सेकंड पॉइंट है प्राथमिकता यानी प्रोबेबिलिटी। यह लाभों
के नियोजन से पहले किया जाता है, यानी लाभ के नियोजन यानी लाभ जो निकालता है उससे पहले किया जाता है। और इसमें लाभ का नियोजन में यह सभी प्रभारों के दिखाने के बाद किया जाता है, यानी सबसे लास्ट में किया जाता है। उसके बाद है नेसेसिटी यानी आवश्यकता। यह आवश्यकता होता है कि लाभों के प्रभार लगाए जाएं जहां फर्म को हानि हो रही हो। जहां फर्म को हानि होता है उसमें ये रूल लगाया जाता है। और ये लाभ का नियोजन में लाभ के नियोजन तभी होता है जब फर्म को लाभ हो रहे हो, यानी लाभ के नियोजन तभी ये निकाला जाता है, इसका आवश्यकता जब फर्म को लाभ होता है। चौथा पॉइंट है अभिलेखा रिकॉर्डिंग। इसमें लाभ हानि खाते यानी P&L अकाउंट को डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है। लाभ प्रभार को P&L अकाउंट को डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इसमें लाभ हानि नियोजन खाते को P&L के एप्रोप्रिएशन के डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है, डेबिट साइड दिखाया जाता है। और 5th पॉइंट है एग्जाम्पल यानी उदाहरण। साझेदारी द्वारा फर्म में दिए गए ऋण पर ब्याज यानी साझेदार को दे क्रियात्मक किराया इत्यादि के इसके उदाहरण हैं। और लाभ का नियोजन में एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में साझेदार की पूंजी पर ब्याज साझेदारों को दे वेतन एवं कमीशन संचय पर हस्तांतरण इत्यादि के उदाहरण के लिए ये दिया जाता है उदाहरण। अगला क्वेश्चन है, इसमें है त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात यानी सेक्रीफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो। इसमें अंतर दिया गया अर्थ और एक पॉइंट और है जो मैं दिखाऊंगा। फर्स्ट में है अर्थ। इसका अर्थ क्या होता है, त्याग अनुपात और लाभ अनुपात यानी सेक्रीफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो में इसका अर्थ क्या होता है यानी डिफिनीशन। वह अनुपात जिसमें फर्म के पुराने साझेदार लाभ में भाग हेतु त्याग करते हैं या त्याग अनुपात कहलाता है। वह अनुपात जिसमें फर्म के पुराने साझेदार में लाभ भाग हेतु त्याग करते हैं तथा अनुपात कहलाता है। गेनिंग रेशियो वह अनुपात जिसमें शेष साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार या मृत साझेदार के भाग को प्राप्त करते हैं प्राप्त लाभ अनुपात कहलाता है यानी गेनिंग रेशियो कहलाते हैं। वह अनुपात जिसमें शेष साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार या मृत साझेदार के भाग प्राप्त करते हैं प्राप्त लाभ अनुपात कहलाते हैं यानी गेनिंग रेशियो कहलाते हैं। इसका सेकंड पॉइंट है परिकलन का समय। त्याग अनुपात की गणना नए साझेदार के प्रवेश के समय की जाती है, यानी जो नया साझेदार आता है उसको त्याग अनुपात के लिए यह अनुपात यानी गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो तैयार किया जाता है। और सेकंड में है प्राप्त लाभ अनुपात की गणना साझेदार की निवृत्ति यानी जाने के समय मृत होने पर की जाती है, यानी कोई साझेदार छोड़ दिया फर्म को तब या कोई साझेदार मृत हो गया तब ये गेनिंग रेशियो निकाली जाती है। अगला क्वेश्चन है, ये ऊपर में मेरा चैनल का नाम है, आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। नया लाभ विभाजन अनुपात एवं त्याग अनुपात में कुछ पॉइंट्स हैं। संबंध, अर्थ, संबंध, उद्देश्य एवं गणना कैसे किया जाता है, ये 4 पॉइंट दिया गया है। तो फर्स्ट में है अर्थ। इसका अर्थ डिफिनीशन क्या होता है, यह लाभ विभाजन अनुपात में वह है जिसमें सभी साझेदार एक नए साझेदार सहित फर्म के भावी लाभों का विभाजन करते हैं। और त्याग अनुपात में यह त्याग अनुपात वह अनुपात है जिसे पुराने साझेदार अपने हिस्से को लाभ नए साझेदार के पक्ष में परित्याग करते हैं। इसका डिफिनीशन ये हो गया। और सेकंड पॉइंट है संबंध। इसका क्या संबंध है, नए लाभ विभाजन अनुपात का संबंध सभी साझेदार नए साझेदार सहित से है, यानी सभी साझेदार आपस में ये लाभ को बांटेंगे। और त्याग अनुपात में है, त्याग अनुपात का संबंध सिर्फ पुराने साझेदार से रहता है, यानी पुराने साझेदार के अंदर में ये त्याग अनुपात रहता है। थर्ड पॉइंट है उद्देश्य। इसका क्या उद्देश्य होता है, नए लाभ विभाजन अनुपात की आवश्यकता फर्म के लाभों को सभी साझेदार
में वितरण हेतु पड़ती है। नए लाभ विभाजन अनुपात की आवश्यकता फर्म के लाभों को सभी साझेदार में परिवर्तन हेतु पड़ती है। और ये इसका है त्याग अनुपात में त्याग अनुपात की आवश्यकता एक नए साझेदार द्वारा ख्याति के लिए लाई गई राशि पुराने साझेदारों के बंटवारे के लिए पड़ती है, यानी ख्याति, यानी जो बिजनेस का नाम होता है ख्याति गुडविल, उसी को नाम लाने के लिए त्याग अनुपात करते हैं, यानी गेनिंग करते हैं दूसरे साझेदार के लिए। और इसका गणना है, इसका गणना कैसे किया जाता है? इसका गणना है न्यू मतलब नया लाभ विभाजन अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात। इसका है न्यू लाभ विभाजन या न्यू सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड PSR माइनस न्यू PSR होता है इसका इंग्लिश में। और इसका सेकंड में है त्याग अनुपात निकालने के लिए त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, यानी ओल्ड रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यही होता है। और अगला क्वेश्चन है त्याग अनुपात मतलब त्याग का अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात में अंतर। क्वेश्चन ये, और इसका भी 2 पॉइंट दिया गया है, अर्थ एवं गणना का समय। इसका अर्थ क्या होता है और गणना किस समय किया जाता है? तो फर्स्ट पॉइंट है अर्थ। यह वह अनुपात है जिसमें नए साझेदार के पक्ष में पुराने साझेदारों के द्वारा अपने हिस्से का त्याग किया जाता है। यह वह अनुपात है जिसमें नए साझेदार के पक्ष में पुराने साझेदारों के द्वारा अपने हिस्से का त्याग किया जाता है। और लाभ प्राप्त अनुपात में यह वह अनुपात होता है यानी जिसमें अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार या मृत साझेदार के हिस्से से साझेदार द्वारा प्राप्ति किया जाता है, यानी वह साझेदार जो अवकाश ग्रहण करता है यानी फर्म से निकल जाता है या मृत हो जाता है, उसके बाद जो रेशियो बढ़ता है उसको हिस्से में पुराने साझेदार आपस में बांट लेते हैं। और सेकंड नंबर क्वेश्चन है गणना का समय। इसका गणना कब किया? इसकी गणना नए साझेदार के प्रवेश के समय की जाती है। अगर कोई साझेदार फर्म में प्रवेश करता है यानी एंट्री लेता है, यानी नया साझेदार आता है, तब इसकी गणना की त्याग अनुपात की गणना की जाती है। और इसकी गणना तब की जाती है जब साझेदार के अवकाश ग्रहण होता है या मृत्यु हो जाता है। इसमें लाभ प्राप्ति अनुपात यह तब किया जाता है जब कोई साझेदार फर्म को छोड़कर चला जाता है या मृत्यु हो जाती है उसकी, तब ये निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है पूर्ण मूल्यांकन खाता एवं वसूली खाता में अंतर। इसमें 2 अंतर है, पूर्ण मूल्यांकन खाता एवं वसूली खाता में अंतर। इसमें 2 पॉइंट है बनाने का समय एवं उद्देश्य। फर्स्ट पॉइंट है बनाने का समय। पूर्ण मूल्यांकन खाता फर्म में नए साझेदार के प्रवेश के समय अवकाश ग्रहण या मृत्यु के समय बनाया जाता है। और वसूली खाता फर्म के विघटन के समय बनाया जाता है, जब फर्म को बंद किया जाता है किसी घटना के कारण, या अगर किसी साझेदार का मन हुआ जो बहुत दिन हो गया अब मैं फर्म चलाने के लायक नहीं हूँ इसलिए फर्म को बंद करना चाहता है, तब वसूली खाता यानी रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य संपत्ति एवं दायित्वों की पूर्ण मूल्यांकन पर लाभ या हानि ज्ञात करना है। यानी पूर्ण मूल्यांकन खाता वो तब बनाया जाता है जब एसेट्स या लायबिलिटी दोनों का पूर्ण मूल्यांकन करना हो और लाभ हानि ज्ञात करना हो, तब ये पूर्ण मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। वसूली खाता, इसका उद्देश्य संपत्ति के बिक्री एवं दायित्वों के भुगतान के बाद लाभ हानि ज्ञात करना होता है। रियलाइजेशन अकाउंट तब बनाया जाता है जब संपत्ति को बिक्री करना है और दायित्व को भुगतान करना है, उसके बाद लाभ हानि निकालना हो, तब ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है साझेदारी के समापन और फर्म के समापन में अंतर। इसमें 2 पॉइंट है अर्थ एवं व्यवसाय का चालू। इसमें पहला पॉइंट है अर्थ। इस आशय से साझेदारों के वर्तमान समझौते में परिवर्तन होता है। अर्थ यानी साझेदारी का समापन। इस आशय से साझेदारों के वर्तमान समझौते में परिवर्तन से छूट गया भाई। और ये इसमें है समापन, फर्म का समापन। इसका
आज से फर्म के सभी साझेदारों के बीच साझेदारी समापन होना। इसका आज से फर्म के सभी साझेदारों के बीच साझेदारी समाप्त होने, यानी सब साझेदार समाप्त, यानी सबकी साझेदारी समाप्त हो जाती है। और सेकंड पॉइंट है व्यवसाय का चालू। इस स्थिति में फर्म का व्यवसाय चालू रहता है, ना कि बंद रहता है। इस स्थिति में फर्म के व्यवसाय बंद हो जाते हैं, फर्म व्यवसाय बंद हो जाता है और साझेदारी के बीच भी समापन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है साझेदारी का समापन यानी विघटन और साझेदारी का समापन यानी विघटन, यानी साझेदारी के समापन और फर्म के समापन पर ये कुछ पॉइंट फिर से दिया गया जो पीछे पढ़ाए हैं, और इसमें थोड़ा आगे पॉइंट दिया गया है। इसमें भी अर्थ है व्यवसाय का चालू रहना और लेखा पुस्तकों को बंद होना, न्यायालय का हस्तक्षेप और संपत्तियों को दायित्वों का निपटारा और एवं प्रभाव है, यानी 4-5 पॉइंट दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट है अर्थ। साझेदारी समापन के अर्थ तो बता ही दिए हैं आप सबको पीछे वाले में, इसी में पीछे में थोड़ा बता दिए हैं। साझेदारी के समापन आज से साझेदारों के मध्य वर्तमान संबंधों में परिवर्तन से है। अब फर्म के समापन आज से सभी साझेदारों के बीच आपसी संबंधों को पूर्ण समाप्ति हो जाती है, यानी पूरा समाप्त हो जाता है। और व्यवसाय चालू रहने का मतलब ये हुआ, व्यवसाय चालू रहना, साझेदारी का समापन पर फर्म का व्यवसाय चालू रहता है, यानी साझेदारी का समाप्त हो जाता है। कोई साझेदार अगर विघटन होता है तो फर्म चालू ही रहता है, क्योंकि कुछ साझेदार रहता है और कुछ साझेदार विघटन हो जाता है। और फर्म के विघटन पर फर्म व्यवसाय ही समाप्त हो जाते हैं, इसलिए इसमें कोई चीज़ नहीं रहती है, यानी ना साझेदार रहता है ना फर्म रहता है। और लेखा पुस्तकों को बंद होना, साझेदारी के विघटन पर लेखा पुस्तकों को बंद करने की आशय नहीं पड़ती है, क्योंकि व्यवसाय अंत नहीं होता है, क्योंकि व्यवसाय का अंत नहीं होता है, इसमें साझेदार ही विघटन होते हैं। साझेदार के समापन की स्थिति में फर्म की सभी लेखा पुस्तकों को बंद करना पड़ता है, सभी लेखा पुस्तकों को बंद किया जाता है, क्योंकि फर्म को ही बंद करना है। न्यायालय का हस्तक्षेप, साझेदारी के समापन की दशा में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता है, यानी साझेदारी के समापन पर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता है, यानी न्यायालय द्वारा कोर्ट द्वारा नहीं कुछ किया जाता है। और फर्म को समापन की स्थिति में न्यायालय का हस्तक्षेप कर सकता है। अगर कोई फर्म नहीं बंद करना चाहता है और वो डीड से बनाया होता है, यानी फर्म को कोई मतलब कागजात बनाया होता है, अगर वही कोई गड़बड़ी हो जाए उसमें, तो फर्म को न्यायालय द्वारा यानी कोर्ट द्वारा बंद किया जा सकता है कोई घटना के कारण। अगला पॉइंट है संपत्तियों और दायित्वों का निपटारा। साझेदारी विघटन के संपत्ति एवं दायित्वों का पूर्ण मूल्यांकन किया जाता है, और साझेदारी के विघटन की दशा में संपत्तियों को वसूली की जाती हैं और दायित्वों की भुगतान की जाती हैं। इसमें साझेदारी का विघटन संपत्तियों पर दायित्व का पूर्ण मूल्यांकन किया जाता है, दायित्व को संपत्ति एसेट्स और दायित्व को फिर से मतलब रिकॉर्ड किया जाता है। और इसमें है फर्म के विघटन की दशा में संपत्तियों को वसूली किया जाती है और दायित्व को भुगतान किए जाते हैं। एसेट्स यानी एसेट्स और बाहरी जो चीज़ है उस सबको बेच करके और दायित्व को भुगतान की जाती है। और प्रभाव में है साझेदारी समापन पर यह अनिवार्य नहीं है कि फर्म का समापन हो जाए, और इसमें फर्म का समापन पर साझेदारी का समापन अनिवार्य है। इसमें फर्म समापन हो जाएगा तो साझेदारी का भी समापन निश्चित है। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ही थोड़ा पीछे बता चुके हैं, लेकिन इसमें डीपली दिया गया है, जो कि 6 पॉइंट इसमें है, तभी 2-3 पॉइंट ही था, इसमें 6 पॉइंट है। समय, उद्देश्य, प्रभाव, मूल्य, व्यय एवं आवृत्ति, ये 6 पॉइंट दिया गया है। तो फर्स्ट में है टाइम यानी समय, पूर्ण मूल्यांकन खाता और वसूली खाता। यह खाता साझेदार के प्रवेश या अवकाश ग्रहण अथवा मृत्यु होने पर बनाया जाता है। वसूली खाता साझेदार फर्म के समापन पर बनाया जाता है, यानी साझेदारी समाप्त हो जाता है, यानी फर्म ही समाप्त हो जाता है तब वह वसूली खाता बनाए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, इसकी क्या गोल होते हैं यानी क्या उद्देश्य होते हैं। साझेदार प्रवेश या अवकाश ग्रहण करने की समय संपत्ति एवं दायित्वों को पूर्ण मूल्यांकन होने के लिए लाभ हानि ज्ञात करना है। और इसमें है फर्म के समापन पर उसकी संपत्तियों को बेचने अथवा दायित्वों को भुगतान करने वाले सभी लाभ हानि भुगतान होने वाले लाभ हानि को ज्ञात करना। इसमें सभी संपत्ति एवं लायबिलिटी को भुगतान करके लाभ हानि ज्ञात की जाती है। और इसमें इफेक्ट क्या चीज़ प्रभाव पड़ता है,
इस खाते को बनाने के बाद सभी फर्म कार्य करती रहती हैं, केवल साझेदारी संगठन में परिवर्तन होता है। और वसूली खाता में इस खाते के बनाने के बाद फर्म का समापन हो जाता है, अर्थात व्यापारिक गतिविधियां बंद हो जाती है, यानी सब कुछ बंद हो जाती है। मूल्य यानी अमाउंट इसका क्या है? इसमें संपत्ति तथा दायित्वों का पुस्तकीय मूल्य तथा संशोधित मूल्य पर अंतर का लेखा किया जाता है। और इसमें संपत्तियों एवं दायित्वों का पुस्तकीय मूल्य या संपत्तियों के विक्रय मूल्य पर दायित्वों के लिए वास्तव में भुगतान की गई राशियों पर लेखा किया जाता है। जब बेचा जाता है, जितना पैसे मिलता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, ना कि जितने में खरीदा गया था वह यानी एक्सपेंस। किसी व्यय को नहीं दिखाया जाता, इसमें किसी व्यय को नहीं दिखाया जाता। और इसमें वसूली व्ययों को इस खाते में डेबिट पक्ष पर दिखाया जाता है, यानी जो वसूली करने पर जो खर्च होता है उसको डेबिट पक्ष पर दिखाया जाता है। आवृत्ति इक्विवेलेंसी, इस खाते एक फर्म जीवन काल में कई बार बनाना पड़ सकता है। और इसमें यह खाता एक फर्म के जीवन काल में केवल एक बार ही बनाया जाता है, जबकि फर्म समाप्त हो जाता है तब। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।